Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is molar conductivity and equivalent conductivity. जैसा कि बेटा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो कंडक्टिविटी रिगार्डिंग टॉपिक्स हैं ये अब आपके सिलेबस से आप अपने सिलेबस में पढ़िएगा कि एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो है वो आपके सिलेबस से रिमूव किया गया है, ठीक है। बट जो देखो एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, बेसिक, ठीक है बेटा। तो फिर हमारे पास ये, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेटा हमको तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक हमको कंडक्टिविटी नहीं पता होगी। और कंडक्टिविटी कब पता चलेगी, जब हमको कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी नॉलेज होगी तब हमारे पास ये होगी। तो कल तो बेटा ये सारे फार्मूले कैसे बने, इनकी थ्योरी क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आज मैंने बोर्ड पर केवल इनके फार्मूले लिख रखे हैं, क्योंकि मेन जो एक्सप्लेनेशन है वो तो किसका होगा, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो जैसे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, C = 1/R, ठीक है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या है, देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये होता है, ठीक है। तो ρ = R × A/L और R = ρL/A, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये इसी से बनाया हमने, ठीक है। और फिर कंडक्टिविटी जो आया हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो K = 1/R/L/A है ना। तो ये कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। C क्या होता है, कंडक्टेंस, और L/A क्या होता है हमारा सेल कांस्टेंट। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे बेटा इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बेटा काम आते हैं। इज दैट क्लियर? चलो बेटा अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बेटा बेसिकली यूज़ आती है कप्पा, ये कंडक्टिविटी यूज़ में आती है। अब कंडक्टिविटी कैसे दे रखी है, आपको डायरेक्ट दे रखी है तो अच्छी बात है। अगर डायरेक्ट नहीं दे रखी होती तो वो किस टर्म में दे रखी होती है, कंडक्टेंस की टर्म में दे रखी होती है, रेजिस्टेंस की टर्म में दे रखी होती है, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिख के दे दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी देखो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आएगा तब आप उसमें देखोगे उसमें कंडक्टिविटी यूज़ में आती है। लेकिन कंडक्टिविटी डायरेक्ट दे दे तो बहुत अच्छी बात, फिर तो न्यूमेरिकल कुछ बचा ही नहीं। लेकिन वो डायरेक्टली देता नहीं है ना, वो किसकी फॉर्म में देगा, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस किसकी फॉर्म में होगा, रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो ओवरऑल आपको ये यूज़ करने पड़ गए कि नहीं करने पड़ गए, इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं देखो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो देखो बेटा नाम से ही क्लियर है आपको, जैसे ये तो चलिए पुरानी चीज़ हो गई हमारी। तो कंडक्टिविटी आप जानते हो है ना, कंडक्टेंस आप जानते हो, क्लियर। क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की बेटा जो अपने थ्रू चार्ज को पास कराने की जो प्रॉपर्टी होती है वो बेटा हमारी क्या कहलाती है आपकी, है ना, कंडक्टेंस, है ना, ईज जो होती है, और उसी के बेसिस पर हमने कंडक्टिविटी निकाली, क्लियर है। तो अब देखो बेटा हमारे पास, और देखो ये नाम से क्लियर है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जो मोल पे डिपेंड है, और मोल किसका, भाई देखो कंडक्टिविटी बेसिकली किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रोलाइट के आइंस पे डिपेंड है, ठीक है। देखो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊँ तो सिंपल सी चीज़ क्या है, कंडक्टिविटी मतलब वही फ्लो ऑफ चार्ज की जो टेंडेंसी है, ईज है, और उसको हमने कंडक्टेंस के बेसिस पर जो निकाला। सेल कांस्टेंट भी जरूरी होता है बेटा, क्योंकि देखो कंडक्टेंस तो सिंपल रेजिस्टेंस के बेस पर है, लेकिन कंडक्टिविटी का रिलेशन रेजिस्टेंस से भी है, और L/A मतलब वो वायर कितना लंबा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। आया पॉइंट समझ में बेटा? तो इसके बेसिस पर भी ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो कंडक्टिविटी बेसिकली अगर हमारी जो डिपेंड करती है बेटा वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइट के आइंस पे डिपेंड करती है, क्लियर है पॉइंट। अब वो क्या होने चाहिए, मोलर का मतलब इलेक्ट्रोलाइट के जो 1 मोल लो आप बेटा, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लो आपने 1 मोल NaCl लिया, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब एक्वस मीडियम में मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, वो अपने आइंस में डिसोसिएट होगा। तो अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, समझ में आ गया, और उसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं, क्लियर, तो उससे जो आयन मिलेंगे वही तो कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो वही चीज़ बेटा कहलाती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी, कि मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से मिलने वाले आयंस जो कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी वजह से कितनी कंडक्टिविटी जनरेट हो रही है, आ गया। तो वो हमारी क्या कहलाती है, मोलर कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, चलिए मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ आपको, और तो आपको डिफरेंस भी क्लियर होगा, फिर इसके फॉर्मूले पे आएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने
है ना, मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा फिर आप इसको समझ पाओ, ठीक है बेटा, आसानी से। हमारे पास देखो बेटा मैंने 2 डायग्राम्स लिए और दोनों में अभी इलेक्ट्रोलाइट लिए, मतलब ये हमने क्या लिया है, कोई मतलब मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें भी मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। अब किसके हैं वो अभी हमें इससे मतलब नहीं, जो इसमें है कैथोड वही इसमें, जो एनोड इसमें वही इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है ना, और आपका वेसल भी क्या है, मान लीजिए आपका सेम है। इज इट क्लियर? अब हमारे पास क्या है बेटा, मान लो यहाँ पे AgNO3 है और यहाँ हमने 1 मोलर सोल्यूशन लिया, ठीक है, और यहाँ हमने क्या लिया, 2 मोलर सोल्यूशन लिया, किसका, AgNO3 का ही लिया है बेटा, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे हमारे पास क्या है, Ag आयन है और Ag आयन है, ठीक है। अब 1 मोल का मतलब समझते हो आप, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या होंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मतलब मैं सिल्वर आइंस की बात लेके चलता हूँ, पॉइंट समझे आप, ठीक है। तो अब आप सोचो कि अगर आप इसमें चार्ज फ्लो कराते हो तो यहाँ पे सिल्वर के आइंस इतने हैं और यहाँ पर सिल्वर के आइंस बेटा हमारे पास इसके जस्ट डबल हैं। मैं नाइट्रेट आयन भी डबल होंगे, सिल्वर आयन भी डबल होंगे, मैंने तो एक सिंगल कैटायन ले लिया। इज इट क्लियर? तो अब आप मुझे बताओ कि जब आप दोनों में सेम एम्पियर की करंट सेम टाइम तक पास करोगे तो देखो करंट सेम है ना, टाइमिंग सेम, दोनों में कैथोड एनोड जिस मटेरियल के हैं वही इसमें है, जो लेंथ और विड्थ इधर है, जो लेंथ विड्थ इधर है। वेसल का तो ये भी सेम है, आया पॉइंट में। हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी सेम रखा, मान लीजिए 1 लीटर इधर है तो 1 लीटर इधर है, लेकिन इस 1 लीटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, लेकिन इस 1 लीटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, 2 मोलर है, और सब्सटेंस भी सेम AgNO3, जिससे हमें Ag आयन मिलेंगे। सारी कंडीशन सिमिलर है, बस एक डिफरेंस किस में है बेटा, उसकी कंसंट्रेशन में। इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो डबल है एक दूसरे से। इज दैट क्लियर? तो अब आप बताओ, जब आप दोनों में सेम का एम्पियर की करंट सेम टाइम तक पास करोगे तो जो नंबर ऑफ मेटल सिल्वर आयन जो डिपॉजिट होंगे इस पर, है ना, मतलब जो सिल्वर आयन है, कंडक्टिविटी क्या है, वो आइंस पे डिपेंड करती है, तो आइंस का दोनों में बराबर है नहीं, आइंस भी डिफर है। तो इससे क्या होगा बेटा, आप ही बताओ कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो नंबर ऑफ आइंस पे डिपेंड करता है, और आयन हमारे बदल गए, ठीक है नहीं, तो कंडक्टिविटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? क्लियर है पॉइंट बेटा? तो इस तरीके से ये जो चीज़ कहलाती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास अगर हम इसकी डेफिनेशन पे भी जाएं बेटा, देखो मोलर कंडक्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है आपकी, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाई 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल का समझे कि बेटा जो हमारा किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। भाई मोलर मास देखो क्या होता है आप जानते हो, है ना, मोलर मास इन ग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ये हमारा क्या कहलाता है, उस सब्सटेंस का मोलर मास, ठीक है, क्लियर। तो जैसे सिल्वर है, सिल्वर का हमारे पास बेटा देखो 108 AMU होता है 1 एटम का, उसी के 1 मोल हमारे पास एटम होंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा, 108 ग्राम। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट का अपना एक मॉलिक्यूलर मास होगा जो हम निकाल सकते हैं। भाई सिल्वर का 108, नाइट्रोजन का आप बताओ कितना होता है, 1 एटम का 14 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 मतलब 48 प्लस 14 प्लस 108, इसको जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, है ना, 1 मॉलिक्यूल AgNO3 का मास आ जाएगा जो AMU में होगा। और जब हम उसको बेटा मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो बेटा हमारी इसकी डेफिनेशन क्या है, अब आप समझ में आ गए। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जो हमारे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है उससे जितने आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो आइंस ही रेस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं बेटा, कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो द कंडक्टेंस, क्लियर है पॉइंट बेटा, इसकी डेफिनेशन, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आइन प्रोड्यूस बाई 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल ही तो बेटा 1 मोल में आ जाता है, क्योंकि हमें बेटा कोई भी सब्सटेंस मोल में कैसे आएगा, उसको ग्राम की फॉर्म में लेंगे। तो 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने भी आइन प्रोड्यूस करता है और उससे जो कंडक्टेंस बनेगी बेटा, है ना, ये हमारी पास क्या कहलाती है, मोलर कंडक्टिविटी। आगे समझ में बेटा। और मोलर कंडक्टिविटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा वो होता है, देखो ये एक लैम्डा, इसको बोलते हैं उल्टा वी, जो कैपिटल वी होता है ना उल्टा, इसको बोलते वैसे हमारे यहाँ लैम्डा है, और इनटू स्मॉल m, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का क्या आ जाता है, ये सिंबल होता है लैम्डा m। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास ये क्या होती है बेटा, इक्वल हो, इसका जो अब मैं डायरेक्टली फार्मूला बता रहा हूँ वो कैसे है या कैसे नहीं वो आपके उसमें नहीं है बेटा। तो लैम्डा m इंटू के इंटू वी, और ये के क्या है, ये ई कपा,
समझ में आ गया। ये के आपका वही बेटा कंडक्टिविटी है। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है आपका कंडक्टिविटी, ठीक है, और इनटू वॉल्यूम। क्लियर, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, के इज कंडक्टिविटी बेटा ये आपकी, और इनटू वी क्या है वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम का रोल क्यों है बेटा, आप ही बताओ। अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन को 1 लीटर में लें और 1 मोलर सॉल्यूशन को हम 2 लीटर में लें, तो आप इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो कि सॉल्वेंट के जो आयंस होते हैं या हम जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो वो कंडक्टिविटी पे क्या डालता है बेटा, इफेक्ट डालता है। आगे समझ में, क्लियर पॉइंट। तो अब बेटा उसकी कंसंट्रेशन बदल जाएगी, कंसंट्रेशन बदलेगी तो बेटा आयंस की क्वांटिटी भी बदलेगी, है ना। और उसकी वजह से बेटा और एक दूसरी चीज़ क्या बदलेगी कि जो इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है उसमें भी डिफरेंस आएगा। और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया नहीं। आयन मान लो अगर इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच और उसके जो हमारा सॉल्वेंट है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े तो बढ़ भी से वो नेचर पे भी डिपेंड करता है। इज इट क्लियर। तो इसलिए वॉल्यूम का अपना मेन रोल है। आपने मान लो सेम चीज़ है, 1 मोलर सॉल्यूशन ही ले लो, एक लीटर ले लो, और 1 ये वाला भी 1 मोलर सॉल्यूशन ले लो हाफ लीटर में, तो बेटा कहाँ हाफ लीटर में उतने ही आयंस हैं, ठीक है, और कहाँ बेटा 1 लीटर में आयंस हैं। तो बेटा आयंस की बेटा जो डिस्टेंस है बीच की वो भी बदलेगी, वो भी कंडक्टिविटी के फ्लो पे क्या देखेगी, एक डिफरेंस क्रिएट करेगी। तो वॉल्यूम का रोल है। अब ये कैसे आया हमारे उसमें वो चीज़ नहीं है ना। आप अपनी बुक्स पढ़ना, बुक में भी ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही मिलेगा, है ना। ये साइंटिस्ट लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, अपने उन्होंने फाइंड आउट किया। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो बेटा, अब वॉल्यूम को हम, क्योंकि देखो हमने क्या लिया है यहाँ पे, अभी हमने आपसे देखो क्या बोला था, याद करो इसकी डेफिनेशन में कि 1 ग्राम मोल, यही बोला था 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने हमारे पास, आप याद करो जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है ना, कैपिटल M इक्वल टू, याद करिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। अब आपने ये क्या ले लिया बेटा, 1 मोल्स ले लिया। और अगर देखो ये VmL में होता है तो हम इसको क्या लेते हैं, 1000 में लेते हैं। ये चीज़ होती है नहीं। और ये मोलैरिटी क्या होती है, एक तरह की बेटा कंसंट्रेशन होती है। समझ में आ गया। ये आप +1 में बेटा मोलैरिटी वगैरह सब पढ़ के आए हो। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वॉल्यूम बदलने पे वो भी बदल सकती है बेटा। तो हमारे पास आप ही बताओ कि अगर हम V बराबर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या बन गया, N, और ये M हमारे पास इधर आ गया बेटा, और इनटू में क्या हो गया हमारे पास 1000, ठीक है, ये बना। और जिसमें हमारे पास N को हमने क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। 1 ग्राम मोल हो गए बेटा। तो मोल्स हमारे पास क्या आ गए, 1 आ गए। स्टार्टिंग में बेटे स्टैंडर्ड के लिए तो हम 1 नहीं लेके चलेंगे। जैसे याद करो हमने कूलम लॉ पढ़ाए थे, तो उसमें भी फैराडे लॉ पढ़ाए थे, तो हम क्या कह रहे थे, 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक पास करी, तभी तो W बराबर Z आया था। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस को 1 मोल लिया हमने, तो N की वैल्यू मोल के लग गई, 1 लग गई। तो V बराबर क्या हो गया आपके पास, है ना, यहाँ से 1000 अपॉन M आ जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लैम्डा M इक्वल टू ये कंडक्टिविटी K इंटू 1000 अपॉन M, और M एक तरह की क्या है बेटा, कंसंट्रेशन है। तो बेटा हमारे पास मोलर तो इसका एक फार्मूला समझ में आया भाई। ये क्या है, एक तरह की बेसिकली क्या है, M जो हमारे पास है मोलैरिटी, है ना, M क्या है हमारी पास यहाँ पे, है ना। चलिए मैं इसको अभी एक बार एक्सप्लेनेशन में भी वैसे कर देता हूँ कंप्लीट फार्मूला। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या हो गया ये चीज़, है ना। तो लैम्डा M इंटू K, मतलब K क्या है आपके पास बेटा, कंडक्टिविटी इंटू 1000, और अपॉन में क्या आ गया, मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या है आपकी, एक टाइप की कंसंट्रेशन। तो ये आपका बेसिकली फार्मूला आपको बुक्स में मिलता है। मोलैरिटी लिखी नहीं मिलेगी, कंसंट्रेशन लिखी मिलेगी, ठीक है। और कंसंट्रेशन बेटा मोलैरिटी, जब मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो क्या होगी, मोलैरिटी। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये चीज़ होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी समझ में आया आप लोगों को बेटा, क्लियर है, सीधा सा है। देखो मोलर कंडक्टिविटी किस पे, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस पे डिपेंड करती है ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हो और उससे जितने आयन प्रोड्यूस होते हैं और दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी, ठीक है नहीं। और 1 मोल आयन को ग्राम में लेंगे तो 1 ग्राम मोल हो जाएगा। तो इसी की वजह से देखो हमारा तो ये और वॉल्यूम का रिलेशन होता है कंसंट्रेशन से, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी, ठीक है ना बेटा, सिंपल सा मैटर है। तो देखो इसीलिए वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एक दूसरे के, देखो वहाँ ऊपर था ये नीचे आ गया, ये भाई सीधी सा पॉइंट है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये फार्मूला बन के आया मोलर कंडक्टिविटी का, समझ में आया। और देखो बेटा इसी से हमारे पास, अगर मैं यहाँ से हटाऊँ ये सेम चीज़ों को थोड़ा सा, अब देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अगर जो चीज़ अभी हम मोल में काउंट कर रहे थे, आपको याद है +1 में हमारे पास एक वो भी आई थी नॉर्मेलिटी, ठीक है।
तो ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EQ, यहाँ लैम्डा के बेस में क्या जाता है EQ, मतलब EQ लिख दिए या कोई बुक कैपिटल E लिखती है ना, बात वही है। आप शॉर्ट में EQ लिख दो चाहे कैपिटल E लिख दो, बात वही है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है बेटा, वो भी यहीं से निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने पहले क्या किया था बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया था, मतलब समझ में आया। जैसे AgNO3 मैंने लिया तो AgNO3 का हमने पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला, उसको ग्राम में लिया और जितना भी ग्राम आया उसको यहाँ डाला और 1 लीटर में उसका सोल्यूशन बना दिया। समझ में आया। यहाँ हमने क्या करा, जो भी AgNO3 का मॉलिक्यूलर मास आया उसको ग्राम में लिया और उसको डबल। समझ में आ गया नहीं? क्लियर भाई। 2 मोल के लिए क्या करेंगे, समझ में आ गया जैसे, ठीक। और उसको भी 1 लीटर में सोल्यूशन बना दिया और तब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी और कंडक्टिविटी को मेजर कर लिया। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या करते हैं बेटा, बस छोटा सा डिफरेंस क्या है, जो हमने 1 ग्राम मोल लिया है वह हम AgNO3 का क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट। इसमें हम क्या करते हैं, सेम चीज़, यहाँ पे 1 नॉर्मल AgNO3 लेते हैं सॉल्यूशन, 1 नॉर्मल AgNO3 सॉल्यूशन लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नॉर्मल है ना AgNO3 सॉल्यूशन। अब ये 1 नॉर्मल और 2 नॉर्मल AgNO3 सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, तो इसमें क्या कहते हैं हम, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। अब आपने क्या करा, AgNO3 का आप इक्विवेलेंट वेट निकालो। ठीक है बेटा। और इक्विवेलेंट वेट देखो, हमें निकालने का तरीका क्या होता है, हमने आपको +1 में सिखाया है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgNO3 होता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ले सकते हो आप, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgNO3। ठीक है। सॉल्ट का होता है, AgNO3 एक सॉल्ट है और सॉल्ट का क्या होता है बेटा, याद करो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन चार्ज ऑन कैटाइन, है ना, टोटल चार्ज ऑन कैटाइन। तो AgNO3 का आप देखो क्या बनेगा, 108, नाइट्रोजन का 14, 3 × 16 अपॉन Ag पे चार्ज कितना है बेटा, +1, प्लस को लिखते नहीं। तो ये आपका जो निकल के आएगा बेटा, वही उसको आप ग्राम में ले लो। तो AgNO3 के केस में तो आपका 1 मोलर मास और वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर यहीं में बेटा कॉपर सल्फेट ले लेते तो नीचे कॉपर की वैलेंसी क्या होती है, 2, तो नीचे डिवाइड क्या होता है, 2 से। तो कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास अलग होगा और उसका इक्विवेलेंट वेट उसका आधा होगा। इज इट क्लियर? तो पहली चीज़ तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो बस यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिया तो मोलर कंडक्टिविटी हो गई। इलेक्ट्रोलाइट का आप क्या ले लो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ले लो बेटा। ठीक है। और वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट लो, वो जितना भी बनता है। जैसे AgNO3 का आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 48 हो गया, है ना, 48 और आपके पास 14, तो 48 और 4 52, 52 और 10 62, 62 और 8 70, 70 और ये 170 बन गया। तो आपके पास 170 आ गया, तो इसको क्या ले लो, ग्राम में। ठीक है। तो यहाँ तो इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट बराबर आएगा। अगर यहाँ डिवाइड बाई 2 होगा तो इसका आधा रह जाता बेटा। समझ में आ गया आपको ये चीज़, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये +1 का भी है। तो आप क्या करो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बराबर आप बेटा इलेक्ट्रोलाइट का वेट लो और उसका जो भी वॉल्यूम में आपको बनाना है उसका सोल्यूशन बनाओ और फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास करो, तब आप उसकी कंडक्टिविटी मेजर करो। तो तब जो कंडक्टिविटी आती है वो क्या कहलाती है, आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, है ना। समझ में आ गई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आता है ना। तो इस तरीके से वो आपका वो हो जाता है। तो इसका फॉर्मूले में देखो डिफरेंस क्या आएगा, मतलब यहाँ पे लैम्डा EQ = K × V, सेम। ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये हमारा क्या बनेगा, K × 1000 अपॉन कैपिटल N, और कैपिटल N क्या होती है बेटा, आपकी नॉर्मेलिटी। समझ में आया। तो एक फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, ये नॉर्मेलिटी। और बुक में क्या मिलता है इसी चीज़ को, K × 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। समझ में आया। तो देखो सेम चीज़ें हैं कि यहाँ पर हमारे पास वही K × 1000 अपॉन मोलैरिटी, यहाँ पे क्या होगा, K × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। कंसंट्रेशन तो दोनों ही है बेटा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितने आइंस प्रोड्यूस करता है और उससे जो कंडक्टेंस बनती है, समझ में आया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोलाइट से प्रोड्यूस होने वाले आइंस के थ्रू जो कंडक्टेंस बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है। और 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम मोल है ना,
आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट आइंस प्रोड्यूस करते हैं वो आपके जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ। अब हमारे न्यूमेरिकल जो आएंगे बेटा वो बेसिकली इन फॉर्मूलों पे बेस्ड आएंगे। भाई आपके पास अब आपने देखा चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो चाहे मोलर कंडक्टेंस हो, दोनों में क्या काम आ रहा है, एक तो मोलैरिटी काम आ रही है, नॉर्मेलिटी काम आ रही है। ठीक, तो वो कंसंट्रेशन वाले तरीके से निकालेंगे जो आपको +1 में सिखाई गई है और सॉल्यूशन के चैप्टर में सिखाई गई है। ठीक, और बाकी क्या है के। अब के की वैल्यू डायरेक्टली दे दी तो कोई बात ही नहीं है, नहीं दिया तो के की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है नहीं, और अगर ये सी, अगर सी दे दिया तो सही है, सी नहीं दिया तो सी यहाँ से निकलेगा। इज इट क्लियर? तो अब बेटा हम क्या करते हैं अपने उसमें नेक्स्ट उसमें ये इसके न्यूमेरिकल्स ही लेते हैं। ये तो पहले आपको क्या हुआ, टॉपिक क्लियर हुए, तो आपकी ये बेटा बेसिक चीज़ हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे बेटा इनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके।